हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और यह 7वां दिन है जब हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ये वाला। तो भाई देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पेड मॉक टेस्ट भी चलता है सीवीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बॉटनी का, लाइफ साइंस का भी है, जूलॉजी का भी है। देखो बॉटनी का मैं बता देता हूँ, 600 का है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल पे। आपको नोट्स भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलो हम चलते हैं। आप क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं तो भैया, नया हो आप तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो देख के जाना तो लाइक भी कर देना। और कमेंट आप नहीं कर पाएंगे लाइव जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कमेंट, लाइव कमेंट करने का ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई, जीन ट्रांसफर इन राइस प्लांट टू प्रोड्यूस गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लांट में क्या करते हैं ना, जो बीटा कैरोटीन पाथवे रहता है उसको मॉडिफाइड कर देते हैं। वहां पे एक इरविनिया बैक्टीरिया होता है और डब्डोली जीन डाल देते हैं उसमें। तो वहां पे बायोसिंथेटिक पाथवे मॉडिफाई हो जाता है और वो जो चावल रहता है वो येलो कलर का हो जाता है, गोल्डन राइस हो जाता है। तो डब्डोली और इरविनिया बैक्टीरिया का यूज करते हैं ना, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस एक्टिविटी इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग दैट ऑफ जिब्रेलिन। तो कह रहा है जिब्रेलिन का क्या काम है। तो देखो ना, इतना लंबा है, पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। देखो क्या कह रहा है भैया, एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे है। देखो यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस है जो कभी नहीं होगा, ये आ गया ऑक्सीजन का तो बी गया। यहाँ पे भी एपिकल डोमिनेंस आपको दिख रहा है तो ये बी था, ये भी गया। ठीक है, सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन अलोन, तो ये सब साइटोकाइनिन का काम है, ये भी गया। बचा पहला। देखो जिब्रेलिन कभी कभी सेल डिवीजन को भी इनहांस करता है, फ्लावरिंग तो कराता ही है, साइज बढ़ाता है, या फ्रूट और लिप्स का। सीड एंड बर्ड डार्वेंसी को ब्रेक करता है। अगर सीड एंड बर्ड डार्वेंसी को कराना है तो आपको एफसीसिक एसिड का हेल्प लेना पड़ेगा। और ग्रोथ कराता है लो टेम्परेचर, यानी कि वर्नेलाइजेशन का काम कराता है। तो भैया ये बहुत अच्छा है, ऑप्शन तो यही होगा आपका, ए वाला आंसर सही। बातों को पकड़ पा रहे हो। जिब्रेलिन का खोज किसने किया था बताओ तो, कहाँ से किया था। जापान में कुरोसावा 1926। बकेन डिजीज ऑफ सिडलिंग, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, पता है ना, ये टर्पेनॉइड नेचर का होता है। एस्टिल कोएंजाइम में से ये जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे, एलुग्रान लेयर, बहुत सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है आपको, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच करना है। दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है पता है, कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। ओके, तो दूसरा का सातवां मैच हो गया, तो दूसरा का सातवां खोजो। देखो यहाँ पे नहीं है और देखो यहाँ पे नहीं है, तो ये कटकुट हो गया, बचा दो। अब देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऐसे मिलके बना होता है। चौथा का आठवां मैच हो गया, तो ये दोनों में है। ठीक है, कापर जो है ये एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम कर सकता है। जिंक भी है, लेकिन जिंक मोस्टली जब क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है तो उस समय एक्टिवेशन का काम करता है। तो पहला का मैच हो जाएगा छठवां में, कापर। अच्छा ये बताओ, कापर किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बता सकते हो। तो तीसरा का पांचवा मैच हो गया, तो तीसरा का पांचवा देखो यहाँ पे, तो ये होगा। लाइव कमेंट में बताओ और कमेंट सेक्शन में भी बता देना। अब आवाज आज बढ़िया जा रही है, हाँ बढ़िया जाएगी, माइक मैंने फिक्स किया है। अगला क्वेश्चन है, जब आप साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हो, जिसको हम टीसीए साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम में जब टेक पार्ट करता है, मतलब एसिटिल कोएंजाइम में जब जाता है क्रेब्स साइकिल में, तो क्या क्या बनता है। तो वहां पे आप देखोगे 3 NADH2 बनेगा, एक FADH2 बनेगा और एक एटीपी बनेगा। ठीक है, इससे 3 ATP बनता है, इससे 2 ATP, और इससे एक एटीपी नहीं बनता, एक्चुअली वो जीटीपी होता है जो कि इक्विवेलेंट होता है एटीपी के। देखो ऐसे हम नॉर्मली थी NADH2 से हम 3 कहते हैं, लेकिन 2.5 बनता है और इससे 1.5। आपसे पूछे तो 3 और 2 ही बताना। समझ गए कि नहीं। तो क्रेब साइकिल बढ़िया से याद कर लेना कि कहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से क्या क्या बन रहा है, इसको एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं, याद होगा कि नहीं। अरे कर लेना, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रिएंट सच एज शुगर अमीनो एसिड डिफ्यूज पैसिवली थ्रू द प्रोटीन चैनल। प्रोटीन, देखो जब मान लो कोई एक सेल है ना,
तो सेल को जिंदा रहने के लिए, अपना मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारा चीजें चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें डिफ्यूज होके जाती रहती हैं। तो यही पूछ रहा है वहां पे क्या हेल्प करता है, तो वो परमिएज करके प्रोटीन होता है, परमिएज होता है, तो परमिएज हेल्प करता है कि ये सब ऐसे अंदर जा सके। अरे लैक्टोप्राण पढ़े हो ना, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज कैसे आता है? जब लैक वाई जीन काम करता है, लैक परमिएज काम करता है, तभी तो अंदर आ सकता है। अरे देखो, ये होता है एंजाइम, ये होता है जेया होता है ना, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और एसाइटिलेज। तो आपसे पूछे कि लैकोपेरान में सबसे पहले एक्टिव होने वाला एंजाइम कौन है, तो वो परमिएज ही होता है। अरे बैक्टीरियल सेल के अंदर लैक्टोज आएगा ही नहीं, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? समझो बात को, परमिएज एक्टिव होगा तभी वो लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवा के बैक्टीरिया के सेल के अंदर आएगा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तब एक्टिव होगा ना, तब वो काम करेगा ना। बातों को समझो आप। अगला है देखो हार्मोन्स है, मैं कह रहा हूं ना, देखो छपेगा जरूर यहाँ से। अब देखो मैचिंग का क्वेश्चन है, आप मैचिंग लगा दिए, आप जानते हो, तो स्टेटमेंट में आया या एमसीक्यू में आया, असर्सिव रीजन में आया, कर लोगे ना, है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही एमसीक्यू छप जाएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो एफसिसिक एसिड क्या कराता है? तो एफसिसिक एसिड कराता है भैया, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, स्टोमेटा को क्लोज कराता है भैया, समझ गए? अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑप्शन दे दिया, कर लोगे। फिर आपका वीट कंट्रोल 2,4-D जानते हो, 2,4,5-T जानते हो, तो ये ऑक्सीजन है, 2 एमसीक्यू हो गया। साइटोकाइनिन क्या कराता है? डिले इन सेंसेस कराता है, रिचमांड लैंग इफेक्ट कराता है, कोई भी ऐसे लीफ उफ है तो उसको ग्रीनिश रखने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का काम क्या होता है? ये बर्ड डार्मेंसी, सीड डार्मेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो चौथा का पांचवा मैच हो रहा है, तो चौथा का पांचवा देखो यहाँ पे, पहला का आठवां मैच हो रहा है। तो ये मैचिंग में यही फायदा होता है कि आप एक एक सॉल्व कर दिए, एक मिला लिए तो और सारा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? जीन होता है ना, जीन ऐसे लोकेटेड होते हैं लोकस वाले रीजन पे। जीन कहाँ पे होते हैं? जीन हमेशा लोकस पे होते हैं, जीन जहाँ पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो एक मिनट, ओके। तो क्रोमोसोम पे जीन कहाँ पे होते हैं? तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोकस बोलते हैं। और दो जीन के बीच की दूरी हम कैसे मेजर करते हैं? उसे सेंटीमार्गन में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमार्गन में, समझ गए? अगला फिर से मैच द फॉलोइंग करके है, सिंपल क्वेश्चन। देखो मॉलिब्डेनम कहीं देखा? तो मॉलिब्डेनम का मेन रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आप यहाँ से देख लो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन एंजाइम नाइट्रोजन रिडक्टेज काम करता है। तो पहला का मैच हो गया आठवां, है कि नहीं? अब पहला का आठवां खोज लो, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये मैच नहीं होगा। अब देखो दूसरा का लेग हीमोग्लोबिन है, नहीं तो जैसे मान लो प्रोलीन है, तो प्रोलीन प्लांट में तब सिंथेसाइज होता है जब एक प्लांट स्ट्रेस से गुजरता है, तो ये स्ट्रेस मॉलिक्यूल है। चौथा का पांचवा मैच हो गया, तो चौथा का पांचवा खोज लो, यहाँ नहीं है, मैं ये मिल गया, है कि नहीं? सिंपल। कहोगे सर आप तो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ऐसे तो हम सोचते हैं, अरे सोचा करो। फिर देखो, फिर दूसरा का सातवां मैच हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन जो होगा होस्ट सेल में, मतलब लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये जो नोड्यूल होता है नाइट्रोजिनोज को ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि सही से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तीसरा का 6 हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा? निप्स जीन जो होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल। आप देखो रेशियो, देखो 1:2:1 आ रहा है। क्या आ रहा है? डार्क ब्लू आ रहा है, लाइट ब्लू आ रहा है और व्हाइट फ्लावर आ रहा है। 1:2:1 जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कहाँ पे आता है? इसमें से देख लो, इसमें रहेगा नहीं, पी स्टेटिस में इसमें रहेगा नहीं। एक कोडोमिनेंस है तो कोडोमिनेंस में इंटरमिक्स कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है? लेकिन इंटरमिक्स ना आके ऐसा करके आ रहा है वेरिएशन, तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस ने इसकी डिस्कवरी की थी 1908 में, स्नैपड्रैगन या मिराबिली जलापा से। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहने के लिए पॉपुलेशन को क्या होना चाहिए? तो पॉपुलेशन जो होना चाहिए भैया, वो होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, पहला बात। और वहां पे रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, सिलेक्टिव मैटिंग नहीं, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। कोई भी किसी के साथ भी रिप्रोड्यूस करना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, और वहां पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ए भी इसी की तरह है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए तब, ठीक है? क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। फार्मूला इससे न्यूमेरिकल भी आता है, मैंने कराया हुआ है चैनल पे सॉल्व। आप वो जाएंगे तो जेनेटिक्स एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा,
तो वहाँ पे 8-9 मतलब 8-9 लेक्चर हैं, हमने 30-30 MCQ करके सॉल्व कराया हुआ है, देख सकते हैं। नहीं तो मॉक टेस्ट में आ जाओगे तो मॉक टेस्ट में आपको कंटेंट भी मिल जाएगा सारा। चलो अगला क्वेश्चन है फिर से मैचिंग टाइप का है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से आया हुआ है। देखो पहला पूछ रहा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट जो जिस फॉर्म में बन रहा है उसी फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में रह के अगर हार्म काज कर रहा है तो वो प्राइमरी है, लेकिन कोई एक फॉर्म में बन रहा है वो दूसरे फॉर्म में चेंज होकर तब हानिकारक हो रहा है हमारे लिए तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो इसमें से ये पैन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, पहला का मैच हो गया 8वां, मिल गया आंसर आपका। और देख लो दूसरा का 6वां हो जाएगा, ये जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब आप कोयला वोयला जलाते हैं तब बनता है। ओजोन डिप्लेशन के लिए CFC काज करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 कराता है, और मेथनोग्लोबिनिया नाइट्रेट की वजह से होता है, ठीक है। ब्लू बीबी सिंड्रोम को मेथनोग्लोबिनिया भी बोलते हैं और ये नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है और ये सॉइल पोल्यूशन का काज है। अब देखो ओजोन, ओजोन आ गया तो ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, डॉप्सन से मेजर करते हैं इसको। इसको बचाने को, ओजोन लेयर डिप्लेशन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए भैया क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया। तो यही सारा चीज है। अब मेथनोग्लोबिनिया हो गया तो फिर पारा से मिनीमाटा डिजीज होता है, कैडमियम से होता है इटाई डिजीज, लेड से प्लम्बेजिमा होता है, आर्सेनिक से क्या होता है ब्लैक फुट होता है। समझ रहे हो कि नहीं बात को, हाँ समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन ट्रांसफरिंग द डीएनए इनटू द होस्ट सेल। एक सेल है इसके अंदर आपको डीएनए डालना है, इसके अंदर क्या डालना है, डीएनए को इसको डालना है। तो आप क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे तो ये अपने आप इस डीएनए को ले लेगा अंदर, तो पी होगा। सोनिफिकेशन नहीं होता, देखो फेनामेना सोनिफिकेशन आप बताओगे क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन करा सकते हो, ट्रांसेक्शन भी करा सकते हो। इलेक्ट्रोपोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक शॉक दोगे तो वो अपना पोर ओपन करेगा, तो PRS होगा इसका आंसर, तो PRS कैन बी यूज्ड। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मैच द फॉलोइंग है, ऊपर बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए होता है, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, गॉट इट। तो ये पहला का मैच हो गया ए, तो पहला का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रियो समिट कहाँ पे हुआ था, रियो समिट हुआ था भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, तो ये तीसरा मैच हो गया, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। फिर रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, 2 फरवरी को हम रामसर डे मनाते हैं ना। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब ये देखो कहाँ का पेपर है मैं बता दूं तो ये केरला सेट 2016 का पेपर है। जब आप MSc ये सब कर लेते हो तब सेट का एग्जाम देते हो, यही सब क्वेश्चन आया है भाई। आप सब कहते हो भैया कैसे होगा सर कैसे होगा, देखो एक बार आप कोई चीज पढ़ लिए उसको याद रखते हो तो आगे आपको बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यही होती है कि आप एक बार सोचते हो कि यार MSc इंट्रेंस निकाल दिए फिर इससे छुटकारा पा जाएंगे, तो ऐसा मत सोचो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैस टू ग्लोबल वार्मिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वार्मिंग पोटेंशियल किसके पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास होता है, फिर मीथेन के पास होता है, फिर CFC के पास होता है। एक बार इसे आप चेक कर लेना, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से मैच द फॉलोइंग करके है, और ये आपसे पूछता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। तो बहुत ही सिंपली देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को हम ट्रांसफर कराते हैं अंदर नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे। तो साउदर्न ब्लॉटिंग इज डील्स विद द डीएनए। तो दूसरा का 5वां मैच हो जाएगा, और दूसरा का 5वां जब देखेंगे तो ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। और हम वेस्टर्न का भी जानते हैं, वेस्टर्न किस लिए होता है, वेस्टर्न हमारा होता है किसके लिए होता है, वेस्टर्न बताओ आप जानते हो। देखो ऐसे करो, ईस्टर्न ब्लॉट हो जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के लिए, सॉरी पोस्ट ट्रांसलेशनल के लिए, तो चौथा का 8 भी मैच हो जाएगा। तो चौथा का 8 कहाँ है, चौथा का 8 यहाँ है, ये हो गया, ये होगा नहीं। तो फिर निकाल लो आंसर, पहिलका का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाथन ब्लॉट होता है RNA फ्रेगमेंट के लिए, वेस्टर्न होता है प्रोटीन के लिए। तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आपको याद करना है, आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, माने कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था। तो इकोसिस्टम टर्म दिया था AG टेंसले ने 1935 में, ठीक। इन्होंने इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था, एल्टन ने एल्टोनियन पिरामिड के बारे में बताया था, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का दिया था, और इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का बुक भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट है।
तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन एयर पॉल्यूटेंट। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है भाई, द इवोल्यूशनरी थ्योरी आप प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन आवाज। तो डार्विन का जो था, तो डार्विन क्या कहते थे, जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट, जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो भी ऑर्गेनिज्म है धीरे धीरे अपने बॉडी में चेंज ला रहे हैं और उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें उसकी वजह से उनमें चेंज है, जैसे जिराफ उराफ बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो करेक्ट है। तो ऑन 5 जून 1992 फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट टुक्स प्लेस। तो ये 1992 में नहीं होके ये 1972 में हुआ था भैया, तो ये तो गलत हो गया ना पहला। 5 जून इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ओके बिल्कुल सही बात है। यूनेप वाज क्रिएटेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1972, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा ना। ये पहला गलत है, 1992 नहीं 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई, करेक्ट चूज करना है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज यूनिडायरेक्शनल। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ये तो गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, साइक्लिक होता है ना, साइकिल है ना, साइकिल है न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे नाइट्रोजन फिक्स किया फिर नाइट्रोजन बदला, ये सब जैसे प्लांट है, प्लांट कार्बन को ले रहे हैं फिर मर जा रहे हैं तो मिट्टी में मिल जा रहे हैं, मिट्टी का शरीर है मिट्टी में मिल जाता है, तो एक साइकिल है ना, तो यूनिडायरेक्शनल कैसे रहेगा, ये गलत है। एनर्जी फ्लो कैन बी साइक्लिक, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है भाई। हाँ, लिंडमैन ने बताया था ना 10% लॉ के बारे में। मतलब आप जैसे आप ऐसे करके ले लिए तो आपने अपना एनर्जी किसी को दे दिया तो एनर्जी वापस आ जाए, प्लांट खाना बना के हमको दे रहे तो हम उसको वापस दे रहे, नहीं वो सन से ले रहा है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है ना, ये भी गलत है। तो बोथ जो है फॉल्स है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आपको वायरस फ्री फ्री प्लांट बनाना है तो कैसे बनाओगे भैया। देखो जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम का मतलब होता है जो रूट हो गया शूट हो गया उसका टिप, वो बहुत तेजी से ग्रो करता रहता है, तो वायरस वहां पे इन्फेक्ट कर ही नहीं सकते, वहां पे मल्टीप्लिकेट कर ही नहीं सकते वायरस, तो मेरिस्टेम कल्चर करके आप वायरस फ्री प्लांट पा सकते हो। समझे भाई। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कॉमन है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो देखो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऐसा ब्रायो में होता है, या नहीं स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं होता है किसी में। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट ये ब्रायो में होता है, टेरिडो में नहीं होता है, स्पोरोफाइट होता है भैया दोनों में। तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है जो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम होता है, और वहां पे स्टेराइल जैकेट लेयर मिलता है। आप एक क्वेश्चन बताओ, कोई एल्गी का नाम बताओ, एक कमेंट सेक्शन में बताना, कोई एल्गी बताओ जिसके ऊपर स्टेराइल जैकेट लेयर पाया जाता है, बता सकते हो। बताना, कारा होता है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट करेक्टली मेंशन्ड। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, बिल्कुल सही बात है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 में, ये भी सही बात है। वाटर कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, मतलब वाटर एक्ट कब आया था, 1984 में, 81 में नहीं आया था, ये 1974 में आया था। और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ये क्या, एयर के लिए कब एक्ट आया था, वो 1981 में आया था, तो ये उल्टा है। ध्यान में रख लेना, वाटर के लिए 1974 और एयर के लिए 1981 था। तो 1 और 2 करेक्ट है। देखो अब चार चार इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, अब इसे याद करोगे मैच में आ सकता है, या तो एक एमसीक्यू बन के आ सकता है, मतलब हम एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं, द फेनामेना ऑफ रिवर्सल ऑफ मैच्योर सेल टू मेरिस्टेमेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस सेल। देखो क्या होता है, मान लो आपके पास एक सेल है, पूरा समझ जाओ, एक सेल है, तो सेल ये क्या है, मान लो टोटिपोटेंस है सेल, मेरिस्टेम है या कैलस है, तो ये बनता है, तो एक एक बनाता है, ये डिफरेंशिएट होता है, और एक सेल बनती है, ये डिवाइड करता है। तो ये जो डिफरेंशिएट होता है इसको कोई काम दे दिया जाता है कि भैया तुम ये काम करोगे, ठीक है, और डिवीजन कैपेसिटी क्या होता है इसका, खत्म हो जाता है, ये डिवाइड नहीं करता, ये काम करता है। फिर किसी वजह से इसे कहता है कि भैया तुमको फिर से तुमको काम करना है, तो फिर से काम करना है, तो इसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और फिर से डी डिफरेंशिएशन करके जो सेल बनता है उसको फिर से काम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया। देखो एक मान लो कोई सेल था प्लांट का, नॉर्मली स्टेम सेल, ये डिवाइड हुआ, 2 सेल बनाया, तो 2 सेल बनाया, तो ये स्टेम सेल था, तो ये एक बनाया परमानेंट सेल बनाया, और ये बना स्टेम सेल। तो जो परमानेंट सेल बन रहा है इसको अब डिवाइड नहीं करना है, इसको काम दे दिया गया कि भैया तू ये काम करेगा, लेकिन स्टेम सेल फिर से डिवाइड करके एक परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहा है, और एक बना रहा है स्टेम सेल। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश से परमानेंट टिश्यू जो है वो फिर से इसमें डिवीजन कैपेसिटी लौट रही है, तो डिवीजन कैपेसिटी का लौटना बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन।
अगर फिर से डिवीजन कैपेसिटी लौट के डी डिफरेंशिएट के एक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना रही है और एक मेरिस्टेम बना रही है, तो ये है आपका डी डिफरेंशिएशन होके ये। तो फिर इस सेल को जो काम दिया जा रहा है इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएट होना, समझ गए, इसको फिर से काम दिया जा रहा है। तो जब हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो जो कार्क कैम्बियम होता है वो डी डिफरेंशिएट करती है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक सीड बनाना होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, तो उसमें हम कौन सा जेल का यूज करते हैं इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल का, तो वो होता है आपका सोडियम एल्जिनेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया। हार्मोन पेयर कैलस क्या होता है, कैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे रूट सूट का डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसे थैलस समझते हो ना, थैलस प्लांट का, वैसे ही कैलस है, ठीक। तो अब कैलस जो है उसमें से रूट सूट इंडक्शन कराने के लिए दो हार्मोन देना पड़ेगा, और वो हार्मोन है आपका ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, ठीक है। तो देखो रेशियो समझ लो, अगर हाई ऑक्सीजन रहा, हाई ऑक्सीजन रहा, हाई ए रहा तो रूट बनेगा, ठीक। और हाई साइटोकाइनिन रहे, हाई साइटोकाइनिन रहे तो क्या बनेगा, स्टेम बनेगा। एक इसके लिए ट्रिक भी मैंने बचपन में ही बना लिया था, बचपन में मतलब कि जब पहली बार ये पढ़ा था, तो आज 7 ऐसे, बस आज 7, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो जड़ बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा रहेगा तब तना बनेगा, आज 7, कभी भूले ही ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है कि भैया क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो वेक्टर है वो कौन सा है, तो प्लांट नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जानते हो क्या होता है ना, एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये समझते हो आप। तो कास्मिड प्लाज्मिड का डिफिनीशन बता देना। ओके, तो इस तरीके से देखो हमने अपना डिस्कशन कर लिया है, और ये जब 10 पार्ट हो जाएगा इसका, तो मैं ये पीडीएफ सॉल्व करके ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारे मॉक टेस्ट में ज्वाइन होंगे, जो हमारे कोर्स में है, उनको दे दिया जाएगा। तो भाई और पॉइंटर सीरीज जैसा चल रहा है, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा जल्दी, तो पॉइंटर सीरीज भी हो जाएगा। मोस्टली पॉइंटर सीरीज देखो सीयूईटी वाले के लिए है, तो सीयूईटी की एग्जाम तक पॉइंटर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है भाई। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।